हेलो स्टूडेंट्स। सो ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर तो हम लोगों ने हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन तक पढ़ा था। इस लेक्चर में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक्यूरेसी प्रिसिजन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग मास और वेट को भी थोड़ा मोड़ा डिस्कस करेंगे। इवन वी आर गोइंग टू डिस्कस सम फिजिकल क्वांटिटीज। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्यूरेसी और प्रिसिजन के बारे में, राइट। एक्यूरेसी और प्रिसिजन के बारे में। तो जनरली एक्यूरेसी और प्रिसिजन होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्यूरेसी के बारे में। तो एक्यूरेसी आपका होता क्या है? देखो, अगर एक्यूरेसी का हम लोग डेफिनेशन देखें तो एक्यूरेसी को अगर ऐसे बोले तो होता ही है कि हम लोग जब किसी भी चीज को, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को मेजर करते हैं, मतलब किसी भी क्वांटिटी को हम लोग मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ किसी इंस्ट्रूमेंट से, तो क्या होता है कि हमेशा कुछ ना कुछ एरर आता ही आता है। तो एक्यूरेसी बताता है कि हम लोग आंसर के कितना करीब है। मोर एक्यूरेट मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग आंसर के बहुत ज्यादा करीब है। एक्यूरेसी मतलब एक बोल सकते हैं कि हम लोग कि आंसर के कितना हम लोग क्लोज जा पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो एक्यूरेसी को अगर हम लोग डिफाइन करें तो ये होता है कि it is the measurement it is the measurement it is the measurement it is the measurement of how it is the measurement of how close the measured value how close the measured value is to the true value of the quantity, ठीक है, is to the true value of the quantity। तो एक्यूरेसी क्या होगा? इट इज द मेजरमेंट ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। मतलब कि जो हम लोग वैल्यू मेजर की वो कितना करीब है ट्रू वैल्यू के, उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूरेसी। अब जैसे प्रिसीजन का बात करें तो प्रिसीजन का मतलब होता है रिजोल्यूशन, ठीक है। सिंपली इसका मतलब होता है रिजोल्यूशन। इट इज द मेजरमेंट ऑफ रिजोल्यूशन। इट इज द मेजरमेंट ऑफ रिजोल्यूशन। और हम लोग बात कर सकते हैं लिमिट। It is the measurement of resolution or limit to which we can measure the quantity, ठीक है। It is the measurement of resolution limit to which we can measure the quantity। अब देखो क्या होता है, जैसे कि इसको डिफाइन करना तो हम लोग एग्जांपल के तौर पे ज्यादा अच्छा डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप देखो, अगर मान लो किसी वैल्यू को हम लोग मेजर करना है, किसी क्वांटिटी को हम लोग को मेजर करना है और उस क्वांटिटी का ट्रू जो मेजरमेंट है वो मान लो 9.5 हम लोग बोल सकते हैं सेंटीमीटर है, ठीक है। मतलब हम लोग किसी चीज का लेंथ मेजर करें, ठीक है। अब मान लो कि हम लोग दो इंस्ट्रूमेंट की मदद से इस चीज को मेजर करते हैं और हम लोग पाते हैं कि एक का मेजरमेंट आता है 9.4 सेंटीमीटर और दूसरे इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजर करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि इसका जो मेजर आ रहा है वो आ रहा है 9.25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग देखें तो ये जो 9.4 सेंटीमीटर वो ज्यादा करीब है 9.5 सेंटीमीटर के, इसको हम लोग बोलेंगे इट इज मोर एक्यूरेट, ठीक है। हम लोग बोलेंगे इट इज मोर एक्यूरेट, ये ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। लेकिन इसकी बात करें तो इसको हम लोग देखेंगे कि ये 9.5 सेंटीमीटर है, कहां 9.25 सेंटीमीटर। इसको हम लोग नहीं बोल सकते कि इट इज मोर एक्यूरेट, हम लोग बोल सकते हैं इट इज नॉट एक्यूरेट, ठीक है। इट इज नॉट एक्यूरेट। लेकिन मान लो अगर हम लोग प्रेसिजन का बात करें तो आप देखो इसका जो रिजोल्यूशन है वो आपका 0.01 सेंटीमीटर है। इसका जो रिजोल्यूशन है, ठीक है, इसका जो रिजोल्यूशन है उस कितना है आपका 0.1 सेंटीमीटर का। लेकिन इसका बात करें तो इसका रिजोल्यूशन कितना है आपका, इसका रिजोल्यूशन है 0.1 सेंटीमीटर का। मतलब कि ये जो इस इंस्ट्रूमेंट से अगर हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो हम लोग आंसर के ज्यादा करीब आ सकते हैं। हाँ, इस बार ये है कि ये ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, लेकिन हम लोग बोलेंगे कि दिस
इज मोर प्रिसाइज, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये ज्यादा प्रिसाइज है। किसके रिस्पेक्ट में? इस वाले के रिस्पेक्ट में। और इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज लेस प्रिसाइज, ठीक है, दिस इज लेस प्रिसाइज। तो ये आपका हुआ था एक्यूरेसी और प्रिसीजन का एग्जांपल, जिसको हम लोग मेजरमेंट के तौर पे हम लोग आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में। अब देखो, अब हम लोग को इसमें देखना है हम लोग को सिग्निफिकेंट फिगर। हम आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, ठीक है। इनका कैलकुलेशंस में ज्यादा यूज होता है सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। इनका बहुत सारा रूल्स है, जो कि रूल्स को हमको ज्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है। जनरली अगर आप चीज को समझ जाते तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे रूल्स पूछेगा नहीं, इसका एप्लीकेशन पूछता है। तो अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले हम रूल्स पढ़ते क्या होता है। देखो, तो सबसे पहला पॉइंट कि जितने भी नॉन डिजिट नंबर है, ऑल दी नॉन डिजिट नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि हम लोग बात करते हैं नॉन डिजिट नंबर्स का, ठीक है, नॉन डिजिट नंबर्स, ठीक है, नॉन डिजिट नंबर्स आर ऑल सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, आर ऑल सिग्निफिकेंट फिगर्स। जितने भी नॉन डिजिट नंबर है वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जैसे कि आप डिफाइन कर दो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप नंबर ले लो 275 3849। तो यहां पर अगर आप देखो, तो अगर आप इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखोगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसमें कितना आता है? 3 आता है। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आप देखोगे तो कितना आता है? 4 आता है। अब मान लो आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि 200753, ये जीरो को भी हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा आपका इसमें? 3 और 3 6 आ गया, ठीक है। तो ये हुआ उन नंबर्स के लिए जो कि सॉरी यहाँ पर सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पर लिखना था आपको नॉन जीरो डिजिट नंबर, करेक्शन कर लीजिएगा आप, नॉन जीरो डिजिट नंबर्स, ठीक है। तो ये तो हुआ पहला। फिर दूसरा अगर हम लोग बात करें, अब मान लो कि कोई नंबर है, जैसे कि हम लोग डेसिमल्स नंबर के बारे में बात करते हैं। तो अब देखो, जैसे कि अगर डेसिमल के राइट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे, ठीक है, डेसिमल के राइट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे, याद रखना, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं 100.00, ठीक है, या फिर आप सबसे पहले हम बात करते हैं मान लो 0.0253, ठीक है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें होते हैं आपका, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है आपका होगा 3। इसमें हम लोग को ये पहला प्लेस काउंट नहीं करना है। डेसिमल के आगे जितने भी, डेसिमल के लेफ्ट जितने भी जीरोस है उसको हम लोग काउंट नहीं करते, लेकिन डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स है वो हम लोग को उसको काउंट करना पड़ता है। अब जैसे कि आप मान लो कि अगर इसी की जगह रहता 1.253, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं? इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपके होते हैं 4। अब देखो, ये तो गया दूसरा कि अगर अब एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर 2.005 है तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसमें भी आपका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 4 आएगा। लेकिन वैसे केसेस में जहां पर आपका मान लो स्टार्टिंग में कोई नंबर है, जैसे कि कोई भी नंबर है और जितने भी नंबर ऑफ जीरोस हैं वो आपके राइट साइड में, और आपको ये याद रखना है कि उसके बाद कोई डेसिमल नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम लोग बात करते हैं आपका 250000, ठीक है, यहाँ पर हमने बात की। अब यहाँ पर देखो राइट में 40 है और इसके बाद डेसिमल प्लेस नहीं है, तो ये ध्यान देना। तो इसमें अगर हम लोग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप देखना इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा। अब आपको लगेगा कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1 2 3 4 5 6, लेकिन एक्चुअल में इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ और सिर्फ कितने होते हैं? 2 होते हैं, क्योंकि इसमें आगे डेसिमल प्लेस नहीं है। अगर यहीं पर अगर हम लोग डेसिमल प्लेस लगा देते ना, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फिर आपका चेंज कर जाता। तो याद रखना कि अगर किसी नंबर के राइट साइड में कितने भी नंबर ऑफ जीरोस हो और उसके बाद डेसिमल नहीं हो, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ हम लोग नॉन डिजिट नंबर को लेते हैं, इन दोनों को। मतलब इनके बीच में अगर जीरो होगा तो ऐड होगा, लेकिन जो आखिरी में जितने भी नंबर ऑफ जीरोस उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर में ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अब देखो, अगर फोर्थ ऑप्शन हम लोग देखें, तो अगर मान लो ऐसा नंबर आ जाता है 250 पॉइंट, सिर्फ डेसिमल आ गया, ठीक है। तो
तो इसमें अब हम लोग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, अब एक और जीरो ले, ठीक है, इसमें हम लोग अगर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस केस में कितना आ रहा था, सिर्फ 2। फर्क ये था कि इसमें राइट साइड डेसिमल प्लेस नहीं था, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखें राइट साइड डेसिमल प्लेस। ये तो हो गया आपका फोर्थ ऑप्शन इस तरीके से। अब हम लोग बात करते हैं एक और तरीका का, वो भी देख लो। ये फिफ्थ है, अगर मान लो कुछ नंबर है इस तरीके से 100.00, ठीक है, 100.00 है। अगर इनमें आपको नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखना, तो आप याद रखना कि डेसिमल के बाद वाला नंबर ऑफ जीरो भी काउंट होगा इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर अगर निकालेंगे हम लोग तो कितना होगा, 1 2 3 4 5, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान देना है सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। ये तो था आपका सिग्निफिकेंट फिगर, जितने भी तरीके के थे मैंने उसके एग्जांपल्स बता दिए आपको, और कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर लगभग वो ही बता दिए। तो ये तो आपको हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। फिर कुछ टॉपिक है जैसे मास और वेट, जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो मास और वेट के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। बहुत लोगों को लगता है कि मास और वेट सेम होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं कि मास और वेट सेम है। बहुत बार लोग आपसे पूछ देते कि आपका वेट कितना है, तो आप सिंपली बोल देते 50-60 kg। तो ये साइंटिफिकली गलत होता है। तो मास और वेट के बीच में डिफरेंस होता है। अब हम लोग देखते हैं कि मास और वेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मास के बारे में, राइट। तो मास होता है क्या कि इट इज द मेजर, सॉरी, इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर which a substance contains, ठीक है, which a substance contains। ये सिर्फ मैटर का बात है। It is the amount of matter which a substance contains, ठीक है। मतलब किसी सब्सटेंस में कितना अमाउंट, कितना मैटर भरा हुआ उसको हम लोग बोलते हैं मास। जैसे कि मान लो अगर हम लोग किसी भी चीज को मेजर किए, जैसे हम लोग बहुत सारी चीज को मेजर करते हैं, तो हम लोग अगर हम लोग किसी भी चीज का मास बोले, जैसे मान लो हम लोग वेजिटेबल ही खरीद रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग अगर हम लोग से उसका मास पूछा जाए तो मास हम लोग जैसे बता दिए, मान लो कि 1 kg है या फिर 2 kg या फिर 3 kg, कुछ भी है, ठीक है। लेकिन अगर हमसे इसका वेट पूछा जाए साइंटिफिकली, तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। हम लोग नहीं बोलेंगे कि उसका वेट 1 kg 2 kg और 3 kg, क्योंकि मास और वेट दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, यहाँ तक कि उनका यूनिट भी डिफरेंट होता है। अगर हम लोग वेट का बात करें तो वेट आपको पता है, आपने 9 या फिर 10 में पढ़ा है कि वेट इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। It is the force with which the earth attracts body towards itself, okay। तो वेट जो है वो फोर्स का क्वांटिटी है, ठीक है। ये फोर्स है, मतलब बोल सकते हैं कि कितने फोर्स से अर्थ बॉडी को अपनी तरफ खींचता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेट। जनरली हम अर्थ में रह रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर अर्थ का टर्म यूज किए हैं। अगर डिफरेंट प्लैनेट्स का बात करें तो उनका वेट अलग अलग होता है। जैसे कि हम मान लो अगर हम लोग फोर्स का फॉर्मूला जाने तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब मान लो आपको इसी को दिखाना है, 1 kg को आपको दिखाना है वेट के फॉर्म में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 kg का वेट कितना होगा, तो आप बोलोगे कि 1 kg का जो वेट होगा उसका मास कितना है, 1 kg। तो आप 1 इंटू मल्टीप्लाई कर दोगे। आपको पता है कि अर्थ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर हम लोग कन्वीनियंस के लिए इसको लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 से मल्टीप्लाई करते कितना हो गया, 10 न्यूटन। ये देखो, ये आपको समझना है कि इसका जो यूनिट है वो डिफरेंट है। इसका यूनिट है केजी, इसका यूनिट है न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट आपका क्या होता है, न्यूटन। बस यही समझो कि अगर किसी का मास दिया हुआ है 50 kg, और अगर आपसे उसका वेट पूछा जाए तो उसका वेट हो जाएगा 50 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 500 न्यूटन। ये हुआ वेट, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि वेट और मास के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो अब अगर आपसे कभी भी कोई वेट पूछे तो आप सिंपली मत बोल देना 50 kg या फिर 60 kg, ठीक है। अब अपना वेट देखना। अगर आपसे कोई पढ़ा लिखा आदमी पूछता है, कभी होता है कि लोग टेस्ट करते हैं आपको, तो आपको वैल्यू पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, आप उसको मल्टीप्लाई करके बता सकते हो। तो ये तो हो गया मास और वेट। अब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले भी आप लोगों ने उन सब चीजों को पढ़ा है, देखते हैं।
फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी हम लोग बात करते हैं, बोलते हैं लोग वॉल्यूम के बारे में, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम आपको पता है कि इट इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मैटर, ठीक है। जो स्पेस मैटर ऑक्यूपाई करता है उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। और वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम आपको पता है कि मीटर क्यूब होता है, ठीक है, क्योंकि 3 डायमेंशनल होता है मीटर क्यूब। अब फिर देखो वॉल्यूम तो हो गया, और यहाँ पर कुछ यूनिट है, जैसे कि 1 लीटर जो होता है वो आपका होता है 1000 ml के बराबर, ठीक है। इसको हम लोग 1 डेसीमीटर क्यूब भी बोलते हैं, या फिर आप 1 लीटर को 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ यूनिट है जो आपको याद रखना। और आप ये भी याद रखो कि 1 मीटर क्यूब में आपका 1000 लीटर होता है, ठीक है। ये सब कुछ यूनिट्स है जो आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं डेंसिटी की, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, मतलब कितना मास, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी, ठीक है। तो अगर डेंसिटी का यूनिट लेके, इसका ऐसा यूनिट आपको पता है क्या होता है? इसका ऐसा यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये तो गया डेंसिटी। अब हम लोग बात करते हैं एक और फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर आपको पता है क्या होता है? इट इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो इसका का डेफिनेशन पूछता नहीं है, इसलिए लिखवाना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ कन्वर्जन पूछता है। जैसे कि अब अगर आपको सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, केल्विन में आप सेल्सियस को टेम्परेचर, सेल्सियस टेम्परेचर को आपको अगर केल्विन में टेम्परेचर कन्वर्ट करना है, उसका फॉर्मूला होता है 9/5, और आपका जो टेम्परेचर दिया उसको सेल्सियस में लिखो, ठीक है, प्लस हम लोग लिखते हैं 32। ये तो ये टेम्परेचर सेल्सियस को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे केल्विन में। फिर आता है कि अगर आपको सेल्सियस में लिखना है केल्विन टेम्परेचर को, तो कैसे लिखते हैं? बोल सकते केल्विन में लिखना है तो आप हम लिख सकते हैं, सॉरी ये तो सॉरी ये फारेनहाइट था, ठीक है। अगर मेरे को फारेनहाइट में टेम्परेचर को चेंज करना था, ये फॉर्मूला यूज करते, सॉरी गलती हुई है। फारेनहाइट को अगर आपको सेल्सियस में चेंज करना तो हम ऐसे करेंगे। अगर केल्विन, अगर सेल्सियस में दिया हुआ और आपको केल्विन में चेंज करना तो हम क्या करेंगे? ये आपका हो जाएगा सेल्सियस प्लस 273 डिग्री, ठीक है। 273.15 होता है, पर हम लोग कन्वीनियंस के लिए 273 लेते हैं। तो ये कुछ आपके फॉर्मूलाज हैं जिससे आप टेम्परेचर के इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो अब हम लोग चैप्टर के मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि आपका है लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, ठीक है। लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में हम लोग को जो सबसे पहला लॉ पढ़ना है वो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये तो आप लोग पहले भी पढ़े हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका डेफिनेशन भी आप लोगों को याद होगा। ये बोलता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिंपल है कि matter can neither be created nor be destroyed, ठीक है, nor be destroyed, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दो, it states that, ओके, अब डेफिनेशन आपका परफेक्ट हो जाएगा। It states that matter can neither be created nor be destroyed। अगर देखो इसको आपको अगर प्रूफ करना है केमिकल रिएक्शन के तौर पे, तो हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लो कि H2 प्लस O2 रिएक्ट करके क्या बनाता है? H2O बनाता है, ठीक है। तो अगर आप इधर हम लोग, अगर आप इसको रिएक्शन को बैलेंस करते हो तो इधर H2 इधर O2 से मल्टीप्लाई करते हो, 2 आगे रखते हो, ठीक है। 2H2 प्लस O2 आपका हो गया 2H2O। अब देखो अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो अगर आप इधर देखोगे तो इसका 2 मोल है, ठीक है। तो 2 मोल का मास कितना हो जाएगा? 2 × 2, ठीक है।
हम लोग मास का बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं कि मैटर का नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 2 into 2 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 ग्राम। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, इसका 2 मॉलिक्यूल होता है 16 into 32 ग्राम, ठीक है। तो इस साइड अगर हम लोग रिएक्टेंट साइड का मास देखेंगे तो रिएक्टेंट साइड का मास कितना है 36 ग्राम है, ठीक है। और अगर हम लोग प्रोडक्ट साइड का मास देखते हैं तो हम लोग निकालते हैं कितना है, क्या दोनों बराबर है। अगर इसको निकालेंगे तो 2 into हाइड्रोजन का कितना होता है 1 प्लस हाइड्रोजन का 2 एटम है तो 2 प्लस ऑक्सीजन का होता है 6, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 36, इधर तो आपका 36 ग्राम है, 2 into 18 दैट इज 36 ग्राम। यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं 36 ग्राम आ रहा है, तो दोनों साइड हम लोग देख रहे हैं कि 36 ग्राम है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये इस लॉ को होल्ड करता है। मतलब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ना ही कोई एक्स्ट्रा एनर्जी मास का फॉर्मेशन हुआ, ना ही कोई लॉस हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो हो गया पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये सिंपल था। फिर हम लोग पढ़ते हैं दूसरा लॉ, ठीक है। हाँ, इसके बाद हम लोग का था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होता क्या है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जैसे कि हम लोग बताएं, इसको पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, ओके। इट स्टेट्स, या फिर हाँ लिखते हैं, इट states that a given compound contains same elements combined together in a fixed ratio by मतलब ये बोल रहा ना कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये बोलता है कि अब देखो, अगर जैसे कि हम वाटर का बात करें तो वाटर को आप किसी भी ओरिजिन से लेके आओ, ठीक है। भले वो रेन वाटर हो या फिर ओशन से हम लोग वाटर को लेके आ रहे हैं, फिर रिवर से लेके आ रहे हैं। तो अगर हम लोग तीनों वाटर का सैंपल लेते हैं ना, तो हम लोग तीनों वाटर का अगर सैंपल लेते हैं और अगर हम लोग उसको हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोग ये बात है ना कि हर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में हम लोग देखते हैं कि हर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में अगर हम लोग मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो निकाले ना, तो हर मॉलिक्यूल में 2 ग्राम इज टू कितने का आता है 1:8 का रेशियो आता है। कैसे होता है कि 2:16 होता है, तो 2:16 को आप डिवाइड करो तो 1:8 हो जाएगा, ठीक है। तो 1:8 का रेशियो आता है बाई मास। आप कहीं से भी वाटर ले जाओ, तो ये होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब अगर हम लोग लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी हो गया, अब हम लोग को पढ़ना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ओके। तीसरा जो है वो है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि व्हेन, देखो ये बोलता है कि व्हेन टू elements combine to form two different products, ठीक है। two different products, when two element combines to form two different products, then the mass of the element which combines with the fixed mass of other element bears a simple
Here's a simple whole number रेशियो, ठीक है। मतलब देखो ये बोल रहा है कि अगर दो एलिमेंट जब आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते, कभी कभी ऐसा होता है कि दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जो एलिमेंट मतलब कि जो एक एलिमेंट का जो मास जो दूसरे के फिक्स्ड मास से जो रिएक्ट कर रहा है, उनका जो मास अगर हम लोग रेशियो निकाल देना आपको, वो सिंपल होल नंबर रहता है, ठीक है। जैसे कि हम अगर इसको एग्जांपल के तौर पर बताएं, तो देखो अगर हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो कार्बन का ऑक्सीजन कराते हैं तो दो रिएक्शन होता है, ठीक है, एक तो CO2 देता है और एक कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखो कौन सा एलिमेंट का मास फिक्स है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं CO2, तो यहाँ पर कार्बन का मास फिक्स है, यहाँ पर फिर भी कार्बन का मास फिक्स है, इसका मास वैरी कर रहा है, O2 एक, यहाँ पर O2, यहाँ पर O है। तो अब देखो अगर यहाँ पर O2 का मास निकालोगे तो O2 का मास कितना हो जाएगा, 32 ग्राम, ठीक है। और अगर आप ऑक्सीजन का मास निकालोगे तो ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। अगर हम लोग इसका रेशियो लेते हैं तो 16:32 कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1:2। तो देख लो सिंपल वन नंबर रेशियो आ रहा है। एक और अगर एग्जांपल देखना है तो हम लोग बोल सकते हैं सेम ही चीज आएगा, तो ये एग्जांपल से समझ ही सकते हैं। अब देखो ये तो हो गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब हम लोग को पढ़ना है गे-लुसाक्स लॉ, ठीक है, जो कि हमारा फोर्थ गे-लुसाक्स लॉ, ठीक है। गे-लुसाक्स लॉ ये बोलता है ना कि जब गैसेस आपस में कंबाइन करते हैं ना, तो इस वे में कंबाइन करते हैं कि जो उनका जो वॉल्यूम का जो रेशियो रहता है वो सिंपल रहता है। बस ये भी सिंपल है, ज्यादा कुछ इसमें एडवांस है नहीं, ये बोलता है। लेकिन हाँ होना ये चाहिए कि सारे जो गैस हैं उनको स्टडी किया जा रहा है सेम टेम्परेचर और या फिर सेम प्रेशर पे, ठीक है, तब ये कंडीशन आता है। इट स्टेट्स दैट when gases combine they do so in a simple one number ratio of their volume, ठीक है, of their volume provided that all the gases are produced at the same temperature and pressure, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि मान लो हम लोग ये N2 अमोनिया को जब रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, इसका कंडीशन होता है, ठीक है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। तो ये देता है 2NH3, यहाँ पर होता है 3H2, ठीक है, N2 + 3H2 gives 2NH3। तो अब देखो कि हम लोग जितने भी गैस को प्रोड्यूस किए हैं, सारा गैस का टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग गैसेस का वॉल्यूम का रेशियो देखें ना, तो सिंपल होल नंबर है। अगर हम लोग नाइट्रोजन इस टू हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इस टू एमोनिया का रेशियो देखें, वॉल्यूम का रेशियो, तो कितना आता है, 1:3:2। तो ये सिंपल नंबर है, बस यही चीज बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मतलब कि एक वॉल्यूम नाइट्रोजन का 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो 2 वॉल्यूम ऑफ एमोनिया प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये तीनों गैस है, ये तुम्हारा गैस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। ये तो हो गया गे-लुसाक्स लॉ। एक तुम्हारा होता है एवोगाड्रो लॉ, जो कि इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत सारे क्वेश्चन उस लॉ पे बनता है, ठीक है। पांचवा जो लॉ है इस चैप्टर में वो है एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है। ये भी सिंपल है। इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर एवोगाड्रो लॉ ये स्टेट करता है, it states that
it states that equal volume of all gases, it states that equal volume of all gases contains equal number of molecules at the same temperature and प्रेशर। ठीक है, मतलब देखो कि मान लो कंटेनर की हम लोग, ठीक है, इस कंटेनर में हम लोग हाइड्रोजन गैस भरे, ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम है मान लो इसमें 2 लीटर है। इस कंटेनर में हम लोग ऑक्सीजन गैस लिए और इसमें भी हम लोग ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम 2 लीटर रखते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का टेम्परेचर मान लो, प्रेशर हम लोग रखते हैं 1 बार या फिर 1 atm बोल दो, और टेम्परेचर मान लो 27 डिग्री सेल्सियस है। इसका भी प्रेशर मान लो 1 atm है और इसका जो टेम्परेचर वो भी 27 डिग्री सेल्सियस। तो अगर इस टेम्परेचर पे अगर हम लोग इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना, तो अगर मान लो इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है y नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, तो इसमें भी y नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही होगा तुम्हारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। मतलब दोनों में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो तुम्हारा क्या होगा, सेम होगा। बस ये रहना चाहिए कि दोनों गैस को सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे हमको रखना है। अगर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज कर जाएगा तो फिर ये लॉ होल्ड नहीं करता, मतलब कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स पे डिपेंड कर जाता है। क्योंकि हम लोग को पता है कि जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाने घटाने से वॉल्यूम भी जो है वो भी चेंज कर जाता है। तो ये 5 लॉज थे जो इस चैप्टर में है। इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है, इसके बाद एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फिर इससे हम लोग को एम्पिरिकल फॉर्मूला ही पढ़ना है, और उसके बाद हम लोग को पढ़ना है स्टोइकोमेट्रिक केमिस्ट्री। तो कुछ टॉपिक्स बचे हैं, यहाँ तक इस क्लास में यहीं तक रखते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला और कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियोस सच में पसंद आ रहा है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग नोटिफाइड रह जाए कि जब भी नया वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। तो ये बस बोल सकते हैं कि जस्ट एक अटेम्प्ट है जिससे हम लोग ग्लो को हेल्प कर रहे हैं। तो मतलब अभी बहुत दिक्कत चल रहा है, लोग बहुत स्टूडेंट जो है वो कोचिंग कर नहीं पा रहे, तो इसी को सोच के हम लोगों ने कुछ क्लास स्टार्ट किया है। मे बी अगर आप लोगों को पसंद आया तो फिर हम लोग और भी लोग इस चैनल को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, तो वी नीड योर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और टॉपिक्स कवर करते हैं। थैंक यू।